नमस्कार, दिश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अपने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के लेक्चर को जो चल रहा है हमारा, है ना, भौतिक विभाजन चल रहा था। कल हमने आपका बघेलखंड का पूर्वी पठार पढ़ लिया है ना, पाठ प्रदेश भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे दंडकारण्य प्रदेश। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज हमारा छत्तीसगढ़ जियोग्राफी में जो टॉपिक है वो है दंडकारण्य। ठीक, थोड़ा सा ग्राफ यहीं बना लेते हैं। ठीक, तो ये जो निचला हिस्सा है हमारा, यह कहलाता है आपका दंडकारण्य का क्षेत्र। ठीक, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग है आपका 39,114 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसका अगर विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण, देखिए इसमें पहले आता कहाँ से है, ये आपको राजनांदगांव का जो नीचे मानपुर मोहला है यहाँ से ले लीजिए, और ये पूरा कांकेर की बॉर्डर। ठीक, तो कांकेर मानपुर मोहला मतलब बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस आपका राजनांदगांव का, या अब एक अलग जिला बन गया है, उसका मानपुर मोहला वाला जो हिस्सा है वह आपका आता है दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, और कंफ्यूज यहाँ करेगा आपको मानपुर मोहला में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 270 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम चौड़ाई है जो 188 किलोमीटर है। ठीक, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। ठीक, देखिए बस्तर को यहाँ का जो मुख्य प्रजाति वनस्पति है जो वह साल है, इसलिए इसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है। केशकाल घाटी में आपको मतलब बहुत उत्कृष्ट किस्म के साल के वृक्ष पाए जाते हैं, मिलते हैं केशकाल घाटी में। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक परियोजना चालू की गई थी दंडकारण्य। ठीक, दंडकारण्य परियोजना, यह परियोजना थी क्या, इस परियोजना को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह परियोजना शुरू की गई थी 1962 में। ठीक, 1962 में, सॉरी, यह परियोजना शुरू की गई थी जब बांग्लादेश और बाकी जो मतलब बांग्लादेश का जब युद्ध चल रहा था 1971 के समय, उस समय यह परियोजना शुरू की गई थी। किस लिए? जो विस्थापित बांग्लादेशी थे उनको बसाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेशियों को या पूर्वी पाकिस्तान के जो विस्थापित शरणार्थी थे उनको बसाने के लिए। आपको पता होगा कांकेर के पखांजूर को इसीलिए छोटा बंगाल भी कहा जाता है, या बांग्लादेश कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे उस समय के विस्थापितों को लाके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा बसाया गया था। ठीक, इसकी सीमा रेखा देखते हैं। ठीक, तो इसके उत्तर में है महानदी का मैदान, ये हमारा प्रदेश है, उत्तर में महानदी का मैदान। इधर है आपका गोदावरी नदी, वेनगंगा नदी यहाँ से निकलती है, वेनगंगा नदी ऐसी आती है, और गोदावरी नदी। तो ये दोनों इस बॉर्डर पे, जो वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी इधर किनारे बहती है। इसका जो आपका पूर्वी पश्चिमी किनारा है वो क्या है आपका गोदावरी वेनगंगा नदी घाटी आ गया। दक्षिण में आपका शबरी नदी का घाटी आ जाता है, यहाँ पे शबरी नदी आ जाती है। पूर्व में भी आपकी शबरी नदी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो किधर कैसा कैसा हो गया, छत्तीसगढ़ का मैदान उत्तर में, इधर आपका गोदावरी घाटी, ठीक, इधर शबरी नदी की घाटी आ गई। ठीक, दक्षिण में फिर यहाँ पे ये गोदावरी नदी पूरा ऐसे आती है, यहाँ पे गोदावरी और शबरी की घाटी। ठीक, देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको कोई एकदम जो ओपनली बुक में दिख रहा है क्वेश्चन, उससे आने की संभावना कम रहती है। ठीक, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे क्वेश्चन लगभग सब कोई बनाते हैं।
ऐसे क्वेश्चनों में लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरफ क्या है, और जब परीक्षक को घुमाना होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन में वह घुमाता भी है। ठीक, देखिए ये जो है ये हमारा कुल 28.91% है छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। दंडकारण्य प्रदेश को 5 उपविभागों में बांटा जाता है। उसके 5 उपविभाग हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। ठीक, तो पहला है इसका कोटरी महानदी का मैदान। उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पठार, ठीक, आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी और शबरी गोदावरी का मैदान। इन 5 उपविभागों में इसे बांटा जाता है। उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, ठीक, अबूझमाड़ की पहाड़ी और सबरी गोदावरी का मैदान। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिए। पूछ सकता है दंडकारण्य प्रदेश को कितने उपविभागों में बांटा गया है। आपको याद होना चाहिए 5 उपविभागों में बांटा गया है। उनके नाम भी पूछ सकता है, जोड़ी मिलाओ भी नाम में पूछ सकता है। एक आध नाम को चेंज करके पूछ सकता है, कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब इसको हम चालू करते हैं, एक एक करके विस्तारित करना। कोटरी महानदी का मैदान, देखिए यहाँ से निकलती है। ये जो ये बना है ना, ये थोड़ा सा ऐसे जाकर होना था। यहाँ से निकलती है कोटरी नदी। ठीक, कहाँ से निकली? ये राजहरा पहाड़ी। तो कोटरी नदी का उद्गम ध्यान रखिएगा, राजहरा पहाड़ी से निकलती है। ठीक, इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। ठीक, प्रवाह आप देख रहे हो इसका कैसा है। महानदी निकलती इधर से हवा से। इन दोनों के जो बीच का मैदान है, ये वाला एरिया, ये आपका कहलाता है कोटरी महानदी का मैदान। इसकी अगर विस्तार देखा जाए तो लगभग 60 से 70 किलोमीटर का इसका विस्तार माना जाता है। ठीक, इसी क्षेत्र में आपकी काफी सारी खदानें, इधर राव घाट की पहाड़ी मिलेगी आपको आगे चल के, है ना। इस मैदान की औसत ऊंचाई देखें तो यह है 300 से 500 मीटर। ठीक, इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है यह है आपकी 300 से 500 मीटर। देखिए ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको याद रखिए, बहुत जरूरी है। और देखिए अपने अंदर जुनून को तो बनाए रखिए, बिना जोश और जुनून के कोई काम नहीं होता। तो अगर आपको पेपर के लिए मेहनत करनी है, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा ना, तो आप वैसी मेहनत कर ही नहीं पाओगे। तो जोश और जुनून को बनाए रखिए और विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है कोटरी महानदी के मैदान में। ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा टॉप पॉइंट, अबूझमाड़ की पहाड़ी। देखिए अबूझमाड़ की जो पहाड़ी का विस्तार है वह मुख्य रूप से नारायणपुर जिले के अंतर्गत है। महिला मानपुर कांकेर आएगा, तो ये करीब हिस्सा आता है आपका, ऐसा हिस्सा समझ लीजिए। यह आपका नारायणपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इधर है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, देखिए अबूझमाड़ की पहाड़ी की लोकेशन पूछी जाए तो नारायणपुर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा आता है। दक्षिण पश्चिम आता है नारायणपुर के। ठीक, लोकेशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लोकेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, इस अबूझमाड़ की पहाड़ी की
दक्षिणी सीमा इंद्रावती नदी बनाती है। इधर से इंद्रावती नदी आती है, इसके किनारे किनारे लगते हुए इधर पे आती है, फिर यहाँ से नीचे मुड़ जाती है, तो इधर से गोदावरी आके यहाँ भद्रकाली में मिलती है। तो इसकी जो दक्षिणी सीमा क्या कौन बनाएगी? दक्षिणी सीमा बनाएगी इंद्रावती नदी। ठीक, इसकी दक्षिणी सीमा इंद्रावती बनाती है। इसके उत्तर पूर्व में ये एरिया राव घाट की पहाड़ी है, तो उत्तर पूर्व में है आपकी राव घाट की पहाड़ी। ठीक, यह जो राव घाट की पहाड़ी है, यहाँ पे देखिए करीब ना 6 निक्षेप पाए गए हैं लोह अयस्क के। ठीक, लगभग 732 मिलियन टन के आसपास इसकी मतलब कुल जमाव यहाँ पाया गया है राव घाट की पहाड़ी पे। यह जो पहाड़ी स्थित है, ये कांकेर के बॉर्डर पे आती है। ठीक, कांकेर और नारायणपुर का जो बॉर्डर है, उस एरिया में यह राव घाट की पहाड़ी की पूरी श्रृंखला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अभी इसको कि इसके उत्तर दक्षिण में थोड़ी सी चीजों को देख लेते हैं, इसका विस्तार कैसा है। देखिए, जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है, यह उत्तर से दक्षिण करीब 100 किलोमीटर लंबी है और पूरब से पश्चिम है 60 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक, तो 100 बाई 60 कितना 100 बाई 60 इसका डायमेंशन है। ठीक, यहाँ एक है सोनपुर की घाटी, इस घाटी का नाम ध्यान रखिएगा, सोनपुर घाटी। ठीक, यह अबूझमाड़ के पहाड़ी के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करती है। ठीक, मतलब अबूझमाड़ पहाड़ी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी भाग। कौन सी घाटी बांटती है? तो सोनपुर की घाटी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, अच्छे से पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। कौन सी घाटी? सोनपुर की घाटी। क्या कहती है? अबूझमाड़ पहाड़ी को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। सोनपुर के ऊपर आपका अलग कर देती है, मतलब एक भाग को अलग कर देती है सोनपुर की घाटी। ठीक, जो अबूझमाड़ की पहाड़ी की जो पूर्वी सीमा है, यहाँ से एक बोर्डिंग नदी आती है। ये नदी आती है एक्चुअली कोंडागांव से निकलती है और ऐसे बहती हुई आगे आती है और मिलती है आपकी इंद्रावती में। तो इसकी पूर्वी सीमा आपका बोर्डिंग नदी बनाती है। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहीं पे लिखिए पूर्वी सीमा। कौन सी नदी बनाती है? बोर्डिंग, है ना, आपको बोरधिंग भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोर्डिंग बोर्डिंग दोनों सेम है। ठीक, पहाड़ी का जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, यह कहाँ तक विस्तृत है? छोटे डोंगर तक। नारायणपुर का ही क्षेत्र है छोटे डोंगर, मतलब ये पहाड़ी का जो ये विस्तार है, यहाँ पे आपका छोटे डोंगर स्थित है, छोटे डोंगर जगह स्थित। ठीक, ऊपर से पहाड़ी आती है नारायणपुर के परलकोट से चालू होती है इधर इंद्रावती नदी तक। तो यहाँ पे कौन है? परलकोट, परलकोट। ठीक, नारायणपुर का परलकोट। ठीक, तो परलकोट से चालू होगी आपका ज़्यादा परलकोट का एरिया है, लेकिन यह है नारायणपुर के अंदर में। ध्यान रखिएगा, अबूझमाड़ पहाड़ी का अगर विस्तार पूछे और आपको कांकेर ऑप्शन में है तो कांकेर नहीं लेना है, परलकोट आता है कांकेर में। लेकिन जो एक्चुअली जो परलकोट का एरिया कुछ नारायणपुर के अंदर भी आता है, तो नारायणपुर के जो परलकोट से इसकी सीमा बनती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ तक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी का टोटल विस्तार सिर्फ नारायणपुर में है, वो कहीं क्रॉस नहीं हो रही है। ठीक, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, नारायणपुर ही रखना है आपको अबूझमाड़ की पहाड़ी के लिए आंसर, क्योंकि कंफ्यूज करता है कांकेर के साथ इसको। क्योंकि हम जब भी बुक में पढ़ेंगे तो पता चलेगा परलकोट इसकी ऊपरी सीमा बताता है। ऊपरी सीमा बनाने का मतलब ये नहीं कि वो परलकोट के अंदर चला गया है, परलकोट कांकेर में, लेकिन जो परलकोट का जो एरिया है, कुछ एरिया नारायणपुर के अंतर्गत भी है, उस एरिया को यहाँ पे सीमा लिया गया है। ठीक, तो चीज़ों को ध्यान रखना है, कांकेर में इसका विस्तार नहीं है, क्लियर रखिएगा चीज़ों को। ठीक, देखिए यहाँ पे एक है खुरसेल घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुरसेल, खुरसेल। ठीक, यहाँ पे सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं। ठीक, सागौन के लिए फेमस है और खुरसेल प्रपात भी है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक जाटलूर नदी बहती है। कौन सी नदी? जाटलूर। जब नदियाँ पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तो और भी बहुत सारी नदियाँ देखेंगे, पर कुछ स्पेसिफिक नदियाँ जाटलूर
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक, तो जाकलू नदी को ध्यान रखिएगा अपने इस एरिया में। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है अबूझमाड़ की पहाड़ी के क्षेत्र में। ठीक, चले आगे, चलिए। अबूझमाड़ की पहाड़ी के बाद अगला क्षेत्र चलते हैं हम, उत्तर पूर्वी पठार। देखिए, जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ना, ये केवल एक एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम देने वाले हैं आगे, यह सब जगह सेम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, और इसकी डेप्थ भी सब जगह लगभग सेम है। मतलब कहीं ऐसा नहीं कि कहीं कम पढ़ना है, कहीं ज़्यादा पढ़ना है। आप पीएससी दीजिए, आप व्यापम दीजिए, आरआई, पटवारी, कुछ भी देंगे, आपको छत्तीसगढ़ भौगोलिक को उतनी ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। एक बार तैयार करेंगे आप इसे, और आपके हर एग्जाम के लिए यह तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक, उत्तर पूर्वी पठार में हिस्सा आता है ये जो केशकाल घाटी है। कांकेर के बाद पड़ता है केशकाल, नाम सुने हो तो। केशकाल घाटी को तेलिन घाटी बोलते हैं। यह घाटी की चढ़ाई से शुरू होगा और इधर आपकी दरभा घाटी तक इसका विस्तार रहेगा। मतलब ये वाला एरिया आपका केशकाल ले लो, कोंडागांव मतलब जिला, और बस्तर जिला। ठीक, कोंडागांव जिला और बस्तर जिला आपके इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, मुख्य रूप से। चलिए इसकी थोड़ा सा लोकेशन देखते हैं, इसमें सब क्या क्या है। तो देखिए, इसके उत्तर में है आपकी केशकाल घाटी। ठीक, या इसे आपको तेलिन घाटी भी बोल दो। तेलिन माता का मंदिर है इसी घाटी में, इसीलिए इसे तेलिन घाटी भी बोला जाता है। देखिए, जब केशकाल घाटी चढ़ते हैं तो जो केशकाल घाटी की हाइट है वो लगभग 800 मीटर है समुद्र तल से। लेकिन यह पठार जगदलपुर के पास आके इसकी हाइट हो जाती है 600 मीटर। तो आपको ध्यान रखिएगा, अगर जगदलपुर पूछता है कि इसकी हाइट कितनी रही समुद्र तल से, तो 600 मीटर। ठीक, लेकिन केशकाल के पास इस पठार की हाइट कितनी है? 800 मीटर के आसपास है। ठीक, इसके देखिए, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में है मतला घाटी। ठीक, ये एरिया आपका पड़ेगा, नारायणपुर का थोड़ा सा एरिया पड़ेगा इस पे। ठीक, और बीजापुर बॉर्डर का एरिया इधर पे। ठीक, नारायणपुर का थोड़ा पड़ता है, नारायणपुर ही मेन रूप से पड़ता है, नारायणपुर ही आप अच्छे से याद रखिए, मतला घाटी। ठीक, इसके आपका साउथ वेस्ट में बस्ता नार की घाटी पड़ती है। इसको टंगरी डोंगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंगरी डोंगर। बस्ता नार घाटी को ही टंगरी डोंगर भी बोलते हैं। ठीक, साउथ में पड़ता है आपका दरभा घाटी। ठीक, झीरम कांड सुने थे, ये दरभा एक तरफ है, और जैसे ही दरभा का सीमा खत्म होता है झीरम घाटी शुरू हो जाती है, तो दरभा घाटी पहले पड़ती है। ठीक, अभ्रक के लिए फेमस है ये घाटी। इसको तुलसी डोंगर भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक, तुलसी डोंगर, दरभा घाटी, तुलसी डोंगर। यह है आपका उत्तर पूर्वी पठार। ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक, क्वेश्चन बनने के अच्छे खासे चांसेस हैं यहाँ से। ठीक, इस जो पठार की आकृति है यह कैसी है? गुंबदाकार। ठीक, गुंबदाकार है आकृति, पूछता है, ध्यान रखिएगा। इस पठार की आकृति गुंबदाकार है। इस पठार के में बहने वाली नदी कौन है? इंद्रावती नदी है और नारंगी नदी है। ठीक, नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव है, इंद्रावती नदी के किनारे कौन सी शहर है? जगदलपुर शहर है। ठीक, तो ये दोनों नदियां प्रमुख नदी में है यहाँ की, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इंद्रावती के बारे में थोड़ा देखते हैं। इंद्रावती जो नदी है, ध्यान रखिएगा, यह अपने पथ में किधर से किधर बहती है?
इधर से आती है, वो ऐसे ऐसे बहते हुए इधर से ऐसे मुड़ जाती है। ठीक, तो कैसे बह रही है, इसका डायरेक्शन है पूर्व से पश्चिम, तो इसका प्रवाह है पूर्व से पश्चिम। इंद्रावती एक अध्यारोपित नदी है। ठीक, अध्यारोपित का क्या अर्थ होता है? देखिए, अध्यारोपित नदी उस नदी को कहते हैं जो नेचुरल ढाल का अनुसरण नहीं करती है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे नदी ऐसे आ रही है या तो ऐसे जा रही है, पर इंद्रावती नदी ऐसे आ रही है, जस्ट सीधे सीधे अपोजिट। ठीक, यहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ ऐसे आएंगी, इसमें जाएंगी, यहाँ से जो नदी निकलेगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक, ऐसे जाएगी, ऐसे बहेगी, ऐसे उल्टा कोई नहीं आ रही, पर ये पूरा उल्टा आती है। इसलिए ये कैसे, इसको क्या नदी बोला गया? अध्यारोपित नदी है। अपने इस मार्ग में यह दो जगह विसर्प बनाती है। ठीक, तो दो जगह क्या बना रही है? विसर्प। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है इंद्रावती नदी कितनी जगह विसर्प का निर्माण करती है। ठीक, हमको इस नदी के पाठ में ना 3 चरण के अपर्दन का चक्र मिलता है। ठीक, 3 अपर्दन चक्र मिलते हैं। ठीक, 3 अपर्दन चक्र। देखिए, यहाँ की जो बेसिक संरचना वो हम देखें कि कैसी है, कठोर चट्टाने हैं। ठीक, आर्कियन युग की कठोर चट्टाने। तो पहला अपर्दन चक्र मिलता है ऊपरी जो नरम चट्टान है उसको काटने का, उसके बाद मिडिल लेवल की चट्टानों का कटने का, और तीसरे नंबर पे कठोर चट्टानें पहुंच जाती हैं। इस प्रकार के 3 अपर्दन चक्र हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसी चट्टानों के कठोर होने के कारण यहाँ पे हमको जो ढाल मिलती है वो प्रपाती ढाल मिलती है। कैसी ढाल मिलती है? प्रपाती ढाल है। जहाँ पे चट्टानें कठोर होती हैं वहाँ पे हमें नदियों में प्रपात ज़्यादा दिखेंगे। इसलिए देखिए, हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल हैं। ठीक, 24-12 महीना नहीं बहते, पर बरसात के समय ज़्यादातर वाटरफॉल हमको दिख जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो काफ़ी कठोर है। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है उत्तर पूर्वी पठार में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलो, उत्तर क्या क्या हो गया अपना? कोटरी महानदी का मैदान हो गया, उत्तर पूर्वी पठार हो गया, अबूझमाड़ की पहाड़ी हो गई, है ना। अब अपन देखेंगे दक्षिण का पठार। देखिए, ये जो उत्तर पूर्वी पठार है ये यहाँ समाप्त होता है, और ये जो हिस्सा है ये आपका दक्षिण का पठार है। थोड़ा नीचे तक ले जाइए ऐसा। ठीक, मतलब इसका जो मुख्य क्षेत्र है समझ लीजिए आपका दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा, वह दक्षिण के पठार में ही स्थित है। ठीक, तो दंतेवाड़ा का जो मेन एरिया है वही आपका पूरा दक्षिण पठार है ना। देखिए, बीजापुर और कोटा, बीजापुर जो जिला है, बीजापुर की तहसील यहाँ तक आती है, कोटा तहसील है सुकमा की यहाँ पे। ठीक, तो कोटा तहसील और बीजापुर तहसील के अगर हम रिस्पेक्टिवली इसकी लोकेशन देखें तो इनके कहाँ पे है? उत्तर में है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, बीजापुर तहसील और कोटा तहसील के किधर है? यह उत्तर दिशा में स्थित है आपका दक्षिण का पठार। ठीक, इधर इंद्रावती नदी है, इधर इंद्रावती नदी है, उत्तर पूर्व में इंद्रावती नदी है, उत्तर पश्चिम में इंद्रावती नदी है। ठीक, तो उत्तर पूर्व में कौन सी नदी? इंद्रावती, इसकी सीमा बना रही है। उत्तर पश्चिम में भी इंद्रावती इसकी सीमा बना रही है। ठीक, ये नदियां हो गई। दक्षिण में गोदावरी सुकमा, दक्षिण में गोदावरी और शबरी इसका सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक, और पूर्व में सुकमा की घाटी, ये जो झीरम घाटी का हिस्सा है पूर्व में है इसके, तो पूर्व में सुकमा की घाटी। ठीक,
यह हो गया इसका टोटल सीमा का निर्धारण। ठीक, इंपॉर्टेंट रहता है, सीमा निर्धारण से क्वेश्चन आते हैं। पूरे ऐसा नहीं पूछेगा पूरा, ऐसा पूछ सकता है कि जो आपका दक्षिण का पठार है इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या कहाँ से सीमा का निर्धारण हो रहा है, पूर्व में इसका सीमा का निर्धारण कहाँ से हो रहा है। ठीक, इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ सुकमा में एक टीकनपल्ली की पहाड़ी भी है, टीकनपल्ली की पहाड़ी भी है प्रॉपर। ठीक, इसके दक्षिण में यहीं पास, ठीक, दक्षिण पूर्व में टीकनपल्ली की पहाड़ी है। इसका जो इंपॉर्टेंट भाग है वह है इसका सेंटर भाग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे है बैला डिला का पहाड़। ठीक, यह बैला डिला के पहाड़ में 14 निक्षेप मिले हैं। ठीक, लगभग 1341 मिलियन टन लोहे का भंडार है, जो एशिया का सबसे बड़ा भंडारण है। ठीक, पूरे एशिया का सबसे भंडारण है। यहाँ से विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा जापान को लोहा भेजा जाता है। और ये लोहे की क्वालिटी कैसी है? यह लोहा है हेमेटाइट, इसमें 60 to 70% लोहा होता है। ठीक, इतनी जानकारी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज यहीं पे स्थित है, 1210 मीटर इसकी हाइट है नंदीराज की। ठीक, इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है दक्षिण के पठार से। ठीक, इतने फैक्ट आपको याद होने ही चाहिए। ठीक, इसके बिना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अगला पार्ट है हमारा सबरी गोदावरी का मैदान। ठीक, देखिए ये बीजापुर तहसील से, ये बीजापुर, इधर कोटा तहसील, इसके बीच फैला हुआ है पूरा ऐसा किनारे किनारे। ठीक, कहाँ से किसके बीच है? बीजापुर तहसील से कोटा तहसील के बीच का भाग है। ठीक, अगर इसकी औसत चौड़ाई देखें तो यह लगभग 25 किलोमीटर के आसपास आती है। ठीक, यहाँ लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, जो अनुपजाऊ होती है। ठीक, यह इतनी अनुपजाऊ होती है ना, एकदम अनुपजाऊ मिट्टी है। और ये सूखने में एकदम पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? पत्थर जैसी कठोर हो जाती है जब ये सूख जाती है। ठीक, तो जो बीजापुर तहसील है, ठीक, इसकी दक्षिणी सीमा को ध्यान रखिएगा। जो बीजापुर तहसील है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो दक्षिणी सीमा है वहां पे कडप्पा सेल है। ठीक, अभी हमने देखा था कि ज्यादातर यहाँ पे कैसे सेल पाए जाते हैं, आपका आर्कियन सेल समूह धारवाड़ है। पर इस एरिया में बीजापुर तहसील का जो दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पे कडप्पा सेल पाया जाता है। यहीं पे आपका उसूर की पहाड़ी है बीजापुर में। ठीक, ध्यान रखिएगा, यह बीजापुर में उसूर की पहाड़ी। ठीक, इधर से आपका बीजापुर चालू हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसूर की पहाड़ी बीजापुर में है। इसके उत्तर में, उसूर की पहाड़ी के उत्तर में अलबक्का हिल है, अलबाका हिल या अलबक्का हिल, और एक अलबामा हिल भी यहाँ पे है। ठीक, कोटा तहसील है सुकमा की लास्ट, तो यहाँ पे दक्षिण में, ठीक, गोलापल्ली की पहाड़ी है। पहाड़ी कहाँ पे? कोटा के दक्षिण में कैसी पहाड़ी है? गोलापल्ली की पहाड़ी है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिए। देखिए, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक भी चीज आप मिस करोगे, क्वेश्चन वहां से आ गया तो फिर फंस जाओगे।
इसलिए हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यह जो क्षेत्र है हमारा टीन, कोरंडम, अभ्रक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। पूरे भारत का 100% टीन यहीं पे, इसका कटे कल्याण आप पढ़ोगे, है ना, आपका कोटा, ठीक इस एरिया से ही पूरा आपका कटे कल्याण कोटा, इसी एरिया से पूरा टीन निकाला जाता है। पूरे भारत में 100% टीन का उत्पादन, मतलब छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे टीन का उत्पादन होता है, ठीक। और कहाँ से होता है? इसी एरिया से आपके होता है, ठीक। यहाँ पे कोरंडम पाया जाता है, ठीक, गार्नेट पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। तो ऐसे विविध प्रकार के यहाँ पे खनिज हमको प्राप्त होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सबरी गोदावरी का मैदान, ठीक। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंद्रावती नदी है, ये गोदावरी नदी आती है यहाँ भोपालपट्टनम से मिलके, फिर ये ऐसे ऐसे किनारे किनारे जाती है, इधर से सबरी नदी आती है, वो यहाँ पे आके ऐसे मिल जाती है, फिर ये पूरा गोदावरी आगे निकल जाती है। यहीं पे फिर आपका एक तो क्या है परियोजना चालू है अभी थी, पोलावरम परियोजना। यहाँ पे आपकी पोलावरम परियोजना है। अभी हम जब अपवाह क्षेत्र पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो आपका छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन आज समाप्त होता है, ठीक। हमने सारे पाठ को बहुत अलग से एकदम विस्तारित रूप से पढ़ लिया है ना। और आप विश्वास मानिए इससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसके बाहर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक। और जितने भी आंकड़े आपको बताए गए हैं ये एकदम ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की छपी हुई बुक है उनके रेफरेंस पे ही बताए गए हैं, ठीक। अगर आपको किसी आंकड़े का रेफरेंस चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक। कि सर ये आंकड़ा, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ इस आंकड़े में, आपने ये आंकड़ा कहाँ से लिया, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। और आपको एक और सूचना है कि हमारा ऐप लॉन्च हो गया है। ये वीडियो हमको हमारे ऐप में भी आपको मिलेगा और आगे आने वाले समय में आपको वहाँ फ्री टेस्ट सीरीज और अलग अलग कोर्सों के जानकारी भी प्राप्त होगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को हमको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।